नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक एनालिस्ट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों ये चैनल दोस्तों आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। इस चैनल के जरिए दोस्तों आप सभी का जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसकी तैयारी करवाई जाती जाएगी और इसके अलावा जो भी दोस्तों एग्जाम से लेकर जो भी अपडेट होगा वो भी अपडेट आपको समय समय पे मिलती रहेगी। दोस्तों जैसे ही कोई नया अपडेट या नोटिफिकेशन आता है दोस्तों उसकी भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलती रहेगी। और आज मैं आप सभी के लिए दोस्तों पर्यावरण अध्ययन का मैराथन क्लास लेके आया हूँ जो कि यूपी टेट एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न जिस टाइप से मैं आज इस मैराथन क्लास में ले आया हूँ ऐसे ही प्रश्न आपके पर्यावरण अध्ययन से या ईवीएस से प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने देखिए पहला प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि घटपर्णी एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़ों यहाँ तक कि चूहों को भी फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम या उड़ीसा। तो दोस्तों आपको बता दें घटपर्णी एक ऐसा पौधा होता है जो घड़ानुमा होता है और उसका ऊपरी जो सिरा होता है वो एक पत्ती के द्वारा ढका होता है। इस पौधे से दोस्तों एक अजीब टाइप से खुशबू आती है, कह सकते हैं कि महक आती है, जो कि कीड़े मकोड़ों तथा चूहों आदि मेढकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और अपने अंदर उसका शिकार कर लेता है, मतलब उसको अपने अंदर फंसा लेता है। ठीक है, और उनका शिकार कर जाता है। ठीक है, हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो हमारे देश में यह पौधा मेघालय में पाया जाता है। इसके अलावा अन्य देशों में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी यह पौधा पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फलों के पकाने में मदद करता है? दोस्तों एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो कि सभी पौधों में पाया जाता है। ठीक है, और जो उसके फलों को पकाने में मदद करता है, जो भी फल उसमें लगते हैं उसको पकाने में मदद करता है। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जेब्रेलिन या एथिलीन। तो कौन सा हार्मोन्स है? एथिलीन है दोस्तों, जो फलों को पकाने में एक टाइप सा हार्मोन्स है जो फलों को पकाने में मदद करता है। ये सभी पौधों में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के गांवों में कई किसान मधुमक्खी पालन करते हैं और अतिरिक्त धन अर्जित करने के लिए शहद इकट्ठा करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है? तो मधुमक्खी दोस्तों आप जान लीजिए कि मधुमक्खी एक छत्ते में रहती है। ठीक है, उस छत्ते में मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, कुछ नर मक्खी होते हैं और सबसे ज़्यादा मात्रा में श्रमिक मधुमक्खी होते हैं। और आपको बता दें कि जो अंडे देने का काम होती है, कह सकते हैं कि जो अंडा देती है उसमें उस रानी मधुमक्खी जो होती है वो अंडा देने का काम करती है। और अंडा देने का वक्त जो होता है वो कब का होता है? अक्टूबर से लेके आपका जो दिसंबर मंथ है ये अंडा देने के लिए उपयुक्त होता है। और यही समय जो है कह सकते हैं कि मधुमक्खी पालन के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, और अगर इसमें प्रश्न पूछता है सभी से कि जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं उनका काम क्या होता है, तो श्रमिक मधुमक्खियां ही सब कुछ काम करती हैं। छत्ते के लिए रस को इकट्ठा करना, छत्ता बनाना या रस का पता लग जाने के बाद नृत्य करके एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। और जो अंडा होता है दोस्तों उसकी भी देख रेख सभी क्या करती हैं? मधुमक्खियाँ ही करती हैं, जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। सबसे जिम्मेदारी भरा काम जो होता है वो श्रमिक मधुमक्खियों का होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि पादप कोशिका में कौन सा अंगक अनुपस्थित रहता है? पादप कोशिकाओं में कौन सा अंगक ऐसा है जो कि अनुपस्थित रहता है, मतलब उसमें पाया नहीं जाता है? सेलुलोज, कोशिका भित्ति, रसधानी, प्लास्टिड या तारक काय। तो पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होने वाला अंगक कौन सा है? तारक काय दोस्तों, ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि सरिता की शिक्षिका उसे कई समूह गतिविधियों जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाओं आदि में संलग्न करती है। उसकी शिक्षिका किस अधिगम के आयाम को अनुसरण करा रही है? मनोरंजन के माध्यम से अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम या प्रतियोगिता आधारित अधिगम, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। दोस्तों उसकी जो शिक्षिका है वो सामाजिक गतिविधियों को चाहती है कि जो बच्ची है या बच्चे हैं वो सामाजिक गतिविधियों में जितना शामिल रहेंगे उतने अच्छे तरीके से किसी चीज़ को सीख सकते हैं।
उसका मानना है कि समूह चर्चा करने से उनका सामाजिक विकास अच्छा होगा। समूह परियोजना से मतलब ढेर सारे लोगों के बीच में अगर बच्चा जाएगा तो उसका कर सकते हैं कि सामाजिक विकास जो है वो अच्छे तरीके से एक सुचारू रूप से उसका विकास होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि भारतीय गैंडे में संरक्षित है, भारतीय गैंडा जो है वो कहाँ पे संरक्षित है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या गिर राष्ट्रीय उद्यान? तो आपको बता दें दोस्तों, भारतीय गैंडे कहाँ पे संरक्षित है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। एक कहाँ पे है? असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है दोस्तों, जहाँ पे भारतीय गैंडे क्या है? संरक्षित है। और बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में है, जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा कि वह वर्णक जिसकी उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं वह कौन सा होता है? दोस्तों अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टि से। वह कौन सा वर्णक है जिसकी उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ऑक्सीजन, ग्लूकोज, नाइट्रोजन या क्लोरोफिल? तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो क्लोरोफिल होता है इसी के कारण जो पत्ते होते हैं वो हरे होते हैं। और इसी जो हरा पौधा होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। और प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है उसी के द्वारा जो पौधे होते हैं या पत्तियाँ होती हैं अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने के बाद ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि एक पश्मीना शाल सामान्यतः स्वेटर कितना गर्म होता है और एक सादी पश्मीना शाल बुनने में कितना समय या कितना घंटे लगता है? तो पश्मीना शाल जो होती है बकरी होती है दोस्तों, उसी के बाल से पश्मीना शाल का निर्माण होता है, बनाई जाती है। तो यह सामान्यतः स्वेटर जितना गर्म करती है, जो पश्मीना शाल होती है ये सामान्यतः जो होती है 6 स्वेटर के बराबर। 6 स्वेटर जितना गर्म करता है दोस्तों उतना एक पश्मीना शाल जो है वो गर्म करती है। और इस पश्मीना शाल को बनाने में 250 घंटा समय लगता है। कितना लगता है? 250 आवर समय लगता है इसको बनाने में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? पोर्टफोलियो, आवधिक प्रशिक्षण, गृहदत्त कार्य, योगात्मक दत्त कार्य? तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने की जो सबसे अच्छी या उपयोगी विधि होती है वो होती है पोर्टफोलियो। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे इस टाइप के प्रश्न इसलिए लिए गए हैं। ठीक है, मेरा ये उद्देश्य नहीं दोस्तों कि आपको पेडोलॉजी पढ़ाना, तो ये उद्देश्य है कि हो सकता है कि इस बार जो आपका सिलेबस है यूपी टेट का उसमें परिवर्तन दिखे, क्योंकि आपका जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है अब नए शिक्षा चयन आयोग के द्वारा होगा, तो उसमें कुछ न कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है दोस्तों पेडोलॉजी उसमें शामिल कर लिया जाए 30 में से 10 नंबर, तो इसलिए इस टाइप के भी कुछ प्रश्न लिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी में वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प या सल्फर डाइऑक्साइड? तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे महत्वपूर्ण गैस है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती है क्योंकि वे प्रभावी मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करना चाहती है, शिक्षार्थियों को एक परिवर्तन प्रदान करना चाहती है, अधिगम को बढ़ाने के लिए इंद्रियों की अधिकतम संख्या का उपयोग करना चाहती है, शिक्षक को राहत प्रदान करना चाहती है। तो एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को दृश्य साधनों और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती है क्योंकि वो चाहती है कि बच्चे को अधिगम को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। ठीक है, और बढ़ाने के लिए जो उसकी इंद्रियां हैं वो अधिकतम संख्या में उनका उपयोग करना चाहती। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 5 अप्रैल, 5 दिसंबर या 11 जुलाई? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5
जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस जब शुरू मनाया गया था तो उसकी थीम क्या थी? एक ही पृथ्वी। उसका थीम क्या था? एक ही पृथ्वी था। और 2022 में जब मनाया गया तब भी वही सेम टू सेम थीम उसका था। और 2018 में जब पर्यावरण प्रदूषण मनाया गया था तो उस समय उसकी थीम थी कि प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्ति। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। सीमा हर पाठ को रटने के तरीके से जल्दी सीख जाती है, जबकि लीना हर पाठ को चर्चा मस्तिष्क उद्दीलन के बाद समझती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? अंतर संबंध को, व्यक्तिगत भिन्नता को, सामान्य से विशिष्ट को, या निरंतरता को? तो दोस्तों आपको बता दें कि सीमा जो है हर पाठ को रटने, दोनों का तरीका अलग अलग है। कहने का मतलब है कि जो भी बच्चे होते हैं सभी बच्चों की जो सीखने की क्षमता होती है, सीखने का जो तरीका होता है, सबका तरीका जो होता है अलग अलग होता है। कोई बच्चा किसी चीज़ को रट के समझ लेता है, तो कोई बच्चा किसी चीज़ को लिख के समझता है, तो कोई बच्चा किसी चीज़ को एक बार देखते ही समझ जाता है। तो सबका सीखने या समझने का जो तरीका होता है भिन्न भिन्न होता है। ये किसका सिद्धांत है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। एक ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में अभ्यास और गतिविधियों को प्रदान किया जाना चाहिए। इकाई के अंत में, अभ्यास के अंत में, विषयों में अंतर्निहित, या पुस्तक में अलग अलग स्थानों पे। ईवीएस की जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक होती है उसमें अभ्यास का मतलब ये होता है कि जो बच्चे को पढ़ाया गया है उसका, उस बच्चे ने कितना अंश ग्रहण किया, वो अभ्यास के जरिए ही पता चलता है। अभ्यास और गतिविधियों के द्वारा ही वो सारी चीज़ें पता चल पाती हैं कि बच्चे ने अभ्यास को कितने अच्छे तरीके से उस चैप्टर को या उस पाठ को सीखा है। अगर उसमें कोई गलती आ रही है तो उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करके उन कारणों को पता लगाया जाता है और उनका क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है। तो ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियों को विषय में अंतर्निहित होना चाहिए। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे कि भारत में पेलिकन कहाँ पे प्रजनन करते हैं? पेलिकन पक्षी होता है दोस्तों, वो कहाँ पे प्रजनन करता है? नीलपट्टू, कुंटनकुलम, कोकरे बिल्लूर, उपरोक्त सभी। तो ये पक्षी जो होते हैं दोस्तों सभी जगह, नीलपट्टू, कुटनकुल्लम या कोरले बेल्लूर सभी जगहों पे प्रजनन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि गोलकोंडा किले का निर्माण किसने करवाया था? चोल राजवंश ने, चालुक्य राजवंश, या काकतीय राजवंश, पल्लव राजवंश ने? तो गोलकोंडा किले का निर्माण किसने करवाया था? काकतीय राजवंश के द्वारा करवाया गया था। और इस किले के निर्माण में दोस्तों टीन तथा तांबा का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इसे कांसा बोलते हैं, कांस्य धातुओं का उपयोग किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से क्या हरे पौधे द्वारा अवशोषित किया जाता है? हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हरे पौधों में उपस्थित होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण पौधे हरे होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हरे पौधों द्वारा क्या अवशोषित किया जाता है? हीलियम को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को? तो हरे पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया जाता है और उसके बदले में कह सकते हैं कि इसके बदले में ऑक्सीजन जो है उसको क्या किया जाता है? मुक्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि एक ही फसल को बार बार उगाने और बहुत अधिक रसायनों का उपयोग करने से मिट्टी हो जाती है। दोस्तों अगर कोई ज़मीन है, ठीक है, इस ज़मीन के हिस्से में, प्रत्येक हिस्से में एक ही फसल को हम बार बार उगाएंगे और उस फसल अच्छी पैदावार करने के लिए उसमें रसायनों का, रासायनिक जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसका अधिक मात्रा में हम उपयोग करेंगे, तो ये जो भूमि है ना क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी, या इसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो एकदम नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? भूमि क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। चलिए देख लेते हैं कौन सा प्रश्न था। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रश्न था ये, हाँ प्रश्न संख्या था 19। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करा है कि यहाँ देखिएगा, एक ही फसल को बार बार उगाने से, बहुत अधिक रसायनों का उपयोग करने से मिट्टी कैसी हो जाती है? बंजर हो जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि
तरुण भारत संघ नामक समूह किससे संबंधित है? पुरानी झीलों का पुनर्निर्माण से, अधिगम में विशेष रूप से सक्षम बच्चों की मदद करने से, स्कूल में पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना, या ईडब्ल्यूएस से संबंधित बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग कक्षाएं। तो तरुण भारत संघ नामक जो संस्था है, इसका काम है वनों और जल संरक्षण के लिए कार्य करना। तो वन जो दोस्तों नष्ट हो रहे हैं उसके लिए नए नए पेड़ पौधे लगवाना दोस्तों, या पुरानी जो झीलें हैं या कुएं हैं दोस्तों जो पहले से बंद हो चुके हैं, उनका पुनर्निर्माण में सहायता करना। तो ये सभी काम किसका है? तरुण भारत संघ का। तो पुराने झीलों के पुनर्निर्माण में तरुण भारत संघ नामक समूह जो है कार्य कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे, कि निम्नलिखित में से मच्छरों से होने वाले रोगों के एक समूह का चयन कीजिए कि इसमें से कौन सा ऐसा समूह है जो कि मच्छरों द्वारा होता है। मलेरिया, डेंगू, चिकन हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया, आंत ज्वर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा और आंत ज्वर। तो दोस्तों आपको बता दें कि मच्छरों के द्वारा फैलने वाली जो बीमारियां वो क्या है? डेंगू है, मलेरिया है और चिकनगुनिया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और मलेरिया दोस्तों जो है मच्छर के द्वारा फैलता है, और इसका उपचार जो है सिकोना नामक एक वृक्ष होता है, उसकी छाल से इसका उपचार किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि मधुबनी चित्रकला बनाने के लिए कलाकार किसका उपयोग करते हैं? विशेष रूप से बनाए गए पोस्टर, बहुत अच्छी गुणवत्ता के फाइबर रंग, चांदी और सोने को घोलकर बनाया गया रंग, चावल के पाउडर का रंगीन घोल। तो मधुबनी चित्रकला दोस्तों जो बिहार राज्य की फेमस चित्रकला है, तो इसमें क्या होता है कि जो चित्रकार होते हैं किसका उपयोग करते हैं? वो चावल के पाउडर का रंगीन घोल बनाते हैं, उसी का उपयोग करते हैं। इसमें दीवारों पे अच्छे अच्छे चित्र, रंगीन चित्र बनाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि ओजोन की अधिकतम सांद्रता निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? ओजोन जो है उसकी अधिकतम सांद्रता जो है किसमें पाई जाती है? क्षोभमंडल में, मध्यमंडल, समताप मंडल या बहिर्मंडल। तो ओजोन परत की अधिकतम सांद्रता कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल पे पाई जाती है। और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सी मंडल होती है? क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, यकृत, अग्न्याशय या पीयूष। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है क्या होती है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और इसी ग्रंथि को दोस्तों मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं? सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। यहाँ पे खाली स्थान है। पूछ रहा है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1950, 25 मार्च 1951, 25 जनवरी 1952, 24 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। और संविधान का निर्माण होने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि भारत में तिब्बत की त्यांगपो नदी को क्या कहा जाता है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु। तो तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि पृथ्वी से सबसे निकटतम वायुमंडलीय परत कौन सी? पृथ्वी के जो सबसे निकटतम वायुमंडलीय परत है दोस्तों मध्यमंडल, क्षोभमंडल, आयन मंडल सभी क्या हैं? पृथ्वी के सभी निकटतम सभी परतें हैं वायुमंडल की। तो पूछ रहा है कि वायुमंडल के सबसे निकटतम परत कौन है पृथ्वी के? क्षोभमंडल दोस्तों। जब ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है कि ग्लोबल वार्मिंग जब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है दोस्तों, तो उस घटना में जो सबसे अधिक हीट होने वाली परत होती है वायुमंडल की, वो क्या होती है? क्षोभमंडल होती है, क्योंकि यही पृथ्वी के सबसे नज़दीक में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए, समय समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करना चाहिए, पुनरीक्षण के लिए पर्याप्त समय छोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है, एक आरामदायक स्थान बनाना जहाँ पे बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं।
शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि कोशिका के भीतर सामान्यतः किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? कोशिका जो होती है उसके भीतर किस प्रकार का सामान्यतः जो है डीएनए पाया जाता है? डीएनए जो अणु थे दोस्तों, उसकी खोज किसने किया था? वाटसन तथा क्रिक ने इसकी खोज की थी दोस्तों। और डीएनए के जो अणु थे दोस्तों, वही बाद में आगे चल के बी डीएनए कहलाए। ठीक है, जो कि कोशिका के भीतर समान प्रकार का डीएनए पाया जाता है, बी डीएनए है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च या 22 अप्रैल को? तो ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर के दिन ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए सभी प्रश्न दोस्तों आपके यूपी टेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज की जो स्पेशल क्लास है वो सिर्फ यूपी टेट के लिए है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लावा से बनती है? इसमें से कौन सी मृदा ऐसी है जो कि लावा के द्वारा निर्माण होता है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ या लैटेलाइट? तो दोस्तों आपको बता दें कि जो काली मृदा होती है इसका निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? लावा के द्वारा इसका निर्माण होता है। और जो काली मिट्टी होती है इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि कपास के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है और इसकी जो जल धारण करने की क्षमता होती है बहुत ही कम होती है दोस्तों, क्योंकि इसमें बारिश होने के बाद अतिरिक्त जल की या सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? बुध, वरुण, शुक्र या शनि? तो टाइटन जो है वो शनि ग्रह का उपग्रह है। तो और इसके अलावा बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं होता है और वरुण के 13 उपग्रह होते हैं। वरुण कभी कभी पूछ लेता है कि वरुण के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो वरुण के 13 उपग्रह होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि वायु दाब मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या आर्द्रता मापी? तो वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं और थर्मामीटर का उपयोग तापमान मापने के लिए करते हैं और सिस्मोग्राफ जो है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि दूषित जल से होने वाली बीमारियां मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, दिमागी बुखार, पेचिस, टाइफाइड, पीलिया या हैजा, मिनीमाता, निमोनिया, अस्थमा, फ्लू, प्लेग, निमोनिया, कुष्ठ, क्षय रोग? तो दूषित जल पीने से दोस्तों कौन सी बीमारियां होती हैं? पेचिस, टाइफाइड, पीलिया और हैजा जो होते हैं सभी क्या होते हैं? दूषित जल पीने से होते हैं। तो इसलिए दूषित जल पीने से बचना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों की ऊर्जा का विकास करना, छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना, सामाजिकरण को बढ़ावा देना या टीम भावना को बढ़ावा देना? तो ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण का जो मूल उद्देश्य है ये है कि छात्रों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, मतलब प्रत्यक्ष रूप से उनको अनुभव करवाना। ठीक है, इसलिए शैक्षिक भ्रमण जो होता है वो अति महत्वपूर्ण होता है ईवीएस के लिए। जितना ज़्यादा शैक्षिक भ्रमण करेंगे उतना चीज़ों से अवगत होंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है? टीका, संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, उपरोक्त सभी? तो आपको पता है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए सभी चीज़ें जरूरी होती हैं। जरूर समय समय पे उसको टीका लगाना या संतुलित आहार लेना, एक संतुलित आहार लेना, न कि दोस्तों सिर्फ एक ही दाल चावल ही खाते रहना। ठीक है, तो संतुलित आहार लेने से ही व्यक्ति क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा व्यक्तिगत खुद की स्वच्छता अगर करेगा, साफ सफाई से रहेगा तभी स्वच्छ रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए सभी कारक महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि भौतिक रूप से सूक्ष्म मिट्टी की विशेषता कैसे पहचाना जाता है? इसमें भरपूर मात्रा में जल होता है, इसमें पौधे के लिए प्रकाश पर्याप्त उपलब्ध नहीं होता है, इस मिट्टी में लवण की उच्च सांद्रता होती है, इस मिट्टी कठोर पथरीली होती है। तो भौतिक रूप से शुष्क मिट्टी जो होती है, शुष्क मिट्टी, उसकी विशेषता ये होती है कि इसमें लवण सांद्रता जो होती है वो अधिक मात्रा में या लवण सांद्रता होती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे
कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन की प्रक्रिया में बादलों में किस रसायन का छिड़काव किया जाता है। कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए दोस्तों किस प्रकार का रसायन जो है वो बादलों में छिड़का जाता है। सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर आयोडाइड। तो क्या छिड़का है, सिल्वर आयोडाइड को बादलों में छिड़का जाता है कृत्रिम मेघ बीजन के लिए, कृत्रिम वर्षा के लिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि सूक्ष्म बर्फ किसका ठोस रूप है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सूक्ष्म बर्फ जो है वो किसका ठोस रूप है, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है।